ठीक है, बस एक चीज, हम आज अपना 8th सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आई से यू वेरी वार्म वेलकम टूवर्ड्स द 8th सेशन। इस सेशन में हम जो काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसकी एक फहरिस्त आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप दोस्तों के साथ। सो हियर इज माय स्क्रीन। तो दिस इज अवर 8th सेशन, 8th कंसेक्यूटिव सेशन। हम इस सेशन में जो है आज जिन चीज़ों पे गौर करेंगे उसको सबसे पहले देख लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा ये है, द कंटेंट ऑफ द लेक्चर्स आर फॉलोइंग। सबसे पहले आज जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर जो हेसबर्ग साहब ने दिया था, या हेसबर्ग साहब के हवाले से मैंने दिया था, टू फैक्टर थ्योरी के हवाले से। इसके बाद हेसबर्ग साहब की कुछ सजेशंस हैं, उन पे हम ज़रूर गौर करेंगे। इन सजेशन को समझने का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए कि आगे चल के ह्यूमन रिलेशन स्कूल को समझने में और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को समझने में हमें बड़ी मदद मिल सकती है इससे। और इसके बाद हम जो है बात करेंगे आज लीडरशिप के ऊपर, स्टार्ट करेंगे या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है दो चीज़ों पे मुश्तमिल था, एक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन और एक था आपका लीडरशिप का। तो आई होप कि आज हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। कल हम बात कर रहे थे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक हैसबर्ग। हमने ये कहा था कि इसने दो तरह के फैक्टर इंट्रोड्यूस कराए हैं, एक हाइजीन फैक्टर है और एक मोटिवेटर्स है। जो हाइजीन फैक्टर हैं वो भले मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर ये ना हो तो वर्कर डिससेटिस्फाइड हो जाता है, यानी उसकी सेटिस्फैक्शन इंश्योर नहीं होती। अगर हमें उसे डिससेटिस्फैक्शन से बचाना है तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है हाइजीन फैक्टर्स। अच्छा, और जब हम हाइजीन फैक्टर इंश्योर करके उसे डिससेटिस्फैक्शन से बचा लेंगे तो फिर मोटिवेटर्स जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। आ, अली, अदनान देखो, स्क्रीन मेरे सामने शो हो रही है। मैंने सेकंड डिवाइस भी अपने सामने एक लगाई होती है। जो आपकी स्क्रीन पे जा रहा होता है वो मेरे सामने आ रहा होता है। तो स्क्रीन शो हो रही है, आप जरा अपने बेटा चेक करें इंटरनेट कनेक्शन वगैरह। अच्छा बच्चों, बैक टू द पॉइंट। आपके सवाल को हम बेस्ट आंसर करने के लिए कल के लेक्चर का एक रिव्यू ले लेते हैं। इस रिव्यू के लिए मैं आज एक बोर्ड की मदद के ऊपर आपको पेन से समझाता हूँ। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और आपको ये गाइड करता हूँ इसके ऊपर। तो अपने कल के लेक्चर में हमने देखा कि एक वर्कर अगर डिससेटिस्फेक्शन में फंस चुका है तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता। अगर हमें इस डिससेटिस्फेक्शन से बचाना है तो हमें इसे हाइजीन फैक्टर देना पड़ेगा। हमें इसे हाइजीन फैक्टर देने पड़े। ये हाइजीन फैक्टर्स अगर मौजूद होंगे तो हम वर्कर को डिससेटिस्फेक्शन से बचाकर ऊपर ले जाएंगे, यानी डिससेटिस्फेक्शन से बचाकर ऐसी जगह ले जाएंगे जहां ना तो वो मोटिवेटेड है और ना ही जो है वो डिससेटिस्फाइड है, यानी नाइदर डिससेटिस्फाइड नॉर मोटिवेटेड। लेकिन होगा ये तब अगर हमारे पास जो है वो हाइजीन फैक्टर। अब ये हाइजीन फैक्टर हम कहाँ से लाएंगे और कौन से फैक्टर हैं जिसको देने से हम वर्कर को डिससेटिस्फेक्शन से बचा लेंगे। तो इसके अंदर हमने ये कहा था कि कुछ अच्छी पॉलिसीज बना दें, ऐसी पॉलिसीज जो वर्कर को काम करने में मदद दें और उसको मैनेज करना आसान हो, तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। छुट्टी लेने का अच्छा तरीका, काम लेने का अच्छा तरीका, उसके बाद उसके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट हो, अच्छा ट्रीटमेंट हो
एक अच्छा सुपरवाइजर हो जो उसको सुपरवाइज करते वक्त जो है वो रिस्पेक्ट दे और अच्छे तरीके से काम को समझाए, उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाए जहां पीने का साफ पानी, रोशनी का अच्छा निजाम, जहां पर ह्यूमन रहना पसंद करे, और उसको अच्छे को वर्कर या टीम दी जाए जो कि उसकी मदद करे, सपोर्ट करे। हमने कल ये भी कहा था कि सैलरी भी जो है वो भी हाइजीन फैक्टर में आती है। अगर ये थोड़ी हो तो इंसान डिससेटिस्फाइड होता है, लेकिन ज्यादा हो तो ज्यादा खर्च करने का आदी हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में शायद ये मोटिवेट कर दे, लेकिन आम तौर पे सैलरी जो है वो हर इंसान के महीने के एंड पे खत्म हो चुकी होती है। लिहाजा जिस इंसान की जितनी भी सैलरी है वो यही समझता है कि ये उसकी जस्टिफाइड इतनी ही सैलरी होती है। हाँ, अगर कम हो तो दूसरों से मुआवजा करके डिससेटिस्फाइड होगा। तो अगर ये चीजें हम दे दें तो वो डिससेटिस्फेक्शन के कुएं से या खड्डे से निकल आएगा। तो पहली बात तो ये उसे निकाल कर ऐसी जगह लाया जाए जहां से वो मुतमईन हो जाए। इसके बाद मोटिवेशन फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं बताता चलूं, चूंकि ये फैक्टर ज्यादातर माहौलियाती है, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया था कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि अच्छा माहौल देना, अच्छा सुपरवाइजर देना, अच्छी वर्किंग कंडीशन, इसका ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ। फिर चूंकि इनको हम खुद से मेंटेन रखते हैं और मेंटेन करते हैं इंडस्ट्री के हालात और सिचुएशन के मुताबिक, इसके हम इन्हें मेंटेनेंस फैक्टर का नाम भी देते हैं। और चूंकि ये सारे फैक्टर एम्प्लॉय खुद नहीं लाता, दूसरे उसे प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देती है, इसलिए हम इसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर का नाम भी देते हैं। उसके डिससेटिस्फैक्शन से बच जाता है। इसके बाद जब वर्कर डिससेटिस्फैक्शन से बच जाता है तो हम उस वक्त फिर उसके मोटिवेटर्स काम करते हैं। ये मोटिवेटर्स हैं, ये आम तौर पे एक वर्कर के इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। ये मोटिवेटर्स आमतौर पे उसके इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये उसकी अपनी अच्छी सोच की वजह से, अपने अच्छे ख्यालात की वजह से होते हैं। लिहाजा ये फैक्टर यहाँ होते हैं उसके ब्रेन। मिसाल के तौर पे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, वो सोचे कि वाकई वो जो काम करता है उससे उसने वाकई कुछ अकम्पलिश किया है, कुछ अचीव किया है। प्लेयर ऑफ वर्क, काम करने में उसे मजा आए, तो ये तो तभी आएगा जब वो काम पसंद कर लेगा। अगर काम उसकी पसंद का नहीं होगा तो चाय तक के वक्त का भी वक्त नहीं गुजरेगा, एक एक मिनट गुजारना मुश्किल होगा। लेकिन पसंद का काम होगा तो कोई दूसरा आगे बताएगा कि भाई वक्त हो गया, आप घर जाओ, हमने ऑफिस बंद है। और इसके बाद जो है वो आ जाती है क्या, उसकी करियर एडवांसमेंट। हाँ, कोई ट्रेनिंग हो जिससे उसे काम ज्यादा समझ आ जाए और ग्रोथ मिले ताकि ऊपर वाली पोजीशन पे जाए, तो इससे उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीजें जो है उसको क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी। तो हम रिपीट कर क्या किया, हमने क्या रिपीट किया कि अगर हाइजीन फैक्टर होंगे तो वो उसे डिससेटिस्फेक्शन से बचाएंगे, अवॉइड करेंगे डिससेटिस्फेक्शन को, और उसके बाद मोटिवेटर काम करेंगे जो उसे मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद देंगे। तो ये हमारा कल का काम था, जहां तक हमने कल काम कर। अब देखिए, यहाँ तक जो बात आपने समझी है वो ये है कि अगर हमारे पास हाइजीन फैक्टर ना हुए तो फिर मोटिवेटर्स भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ तक काम हमने कर लिया था। आज हम हेल्सबर्ग की सजेशंस के ऊपर काम करने वाले हैं कि हेल्सबर्ग ने जो सजेशंस दी हैं मोटिवेशन के लिए वो कौन कौन सी हैं। इसमें तीन बड़ी उसने हमें जो है सजेशंस दी हैं। एक तो उसने मशवरा दिया है जॉब इनरिचमेंट का, दूसरा उन्होंने मशवरा दिया है जॉब इनलार्जमेंट का, और तीसरा मशवरा उन्होंने दिया है जॉब रोटेशन का। हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं, आपने बड़े गौर से सुनना है। इसके बाद इनके मैं कुछ मिक्सअप एमसीक्यूज आपके सामने रखूंगा, उसको आंसर आपने करना है, लेकिन वो आप तभी कर सकेंगे अगर आप इसको ठीक से समझेंगे। सबसे पहले हम जॉब इनरिचमेंट की बात करते हैं। जॉब इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली जॉब है उसके फीचर नीचे वाली जॉब में एडअप किए जाएं। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसका मेथड या तरीकाकार क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आपको जरा बोर्ड पे समझाता हूँ। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि जॉब इनरिचमेंट की जा रही है तो आमतौर पे इसका मतलब ये होता है कि एक आपके सुपीरियर लेवल की जॉब है या आपका कोई सुपीरियर है, और एक
आप हैं जो एक जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। अब अगर ऐसा किया जाए कि सुपीरियर आपका क्या कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, कुछ डिसीजन ले रहा है या प्रोसीजर बना रहा है काम का, तो ये काम वो आपके जिम्मे लगाते हैं। यानी काम का प्रोसीजर बनाना, प्लान करना, काम के मुतालिक कुछ अहम डिसीजन लेने, ये आपके जिम्मे लगाते हैं। जब ये आपके जिम्मे लगा दिए जाएंगे तो अल्टीमेटली ये तो काम था एक सीनियर जॉब का, तो सीनियर जॉब का काम आपके जिम्मे लगा दिया गया, तो हम इसको जॉब इनरिचमेंट कहेंगे। इनरिचमेंट इस तरह से ऊपर वाली जॉब के, सीनियर जॉब के फीचर नीचे वाली जॉब में फिट कर दिए गए, इसलिए जॉब इनरिचमेंट। दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि ऊपर वाली जॉब के फीचर नीचे लाए गए हैं, तो इसको दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब। तो ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब। तो मैं इसको इस तरह से रिपीट करता हूँ कि जब ऊपर वाली जॉब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो उठा के नीचे वाली जॉब में मूव कर दिए जाए, यानी प्लानिंग का अख्तियार आपको दे दिया जाए, स्केड्यूलिंग का अख्तियार आपको दे दिया जाए, प्रोसीजर का अख्तियार आपको दे दिया जाए, तो आपको अपनी जॉब में ज्यादा मजा आएगा। तो ऊपर वाली जॉब है और वहां से नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए ये वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सटेंशन है। वर्टिकल लाइन कैसे होती है? हमेशा वर्टिकल एक्सिस ये होते हैं ना, जो वाई एक्सिस होते हैं इस साइड पे, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो एक्स एक्सिस होते हैं। तो लिहाजा ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब। और एक और बात ये भी है कि हेजबर्ग के मुताबिक ये जो काम है ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है, यानी इसका जो असर है वो एक लंबे अरसे तक एम्प्लॉय पर रह। तो इसका असर लंबे अरसे तक रहता है एम्प्लॉय पर। तो इसके अंदर चार चीजें हैं। ऊपर वाली जॉब के फैक्टर्स नीचे ऐड कर दिए गए या ऊपर वाली जॉब के फीचर नीचे वाली जॉब में ऐड कर दिए गए। उसके अंदर चार चीजें हैं। पहली बात स्क्रीन पे आ रहा है, दी लाइन यहाँ पे एक लिखी है मैंने, गिविंग द जॉब होल्डर डिसीजन मेकिंग ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर की जो डिसीजन मेकिंग है वो जूनियर को दे दी जाए। दूसरी चीज, एम्प्लॉय को ग्रेटर फ्रीडम टू डिसाइड हाउ द जॉब शुड बी डन। उसे फ्रीडम ज्यादा दिया जाए, यानी काम मैं दे दूं, इसके बाद मैं उसे कहूं कि इसकी जो टाइमिंग है ये तुम खुद देख लो कि कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में हो, मुझे ये काम मुकम्मल फ्लां टाइम पे चाहिए। तो उसको हमने फ्रीडम दे दिया, वो अपनी ईज पर इसे मैनेज कर सकता है। इसी तरह जहां मुमकिन हो सके हम उसे पार्टिसिपेट करवाएं प्लानिंग में, जब प्लानिंग कर रहे हैं उससे भी मशवरा कर लें, और जितना काम वो सीखता जाए करता जाए उसका रेगुलर उसे फीडबैक देते जाएं। तो इसको हम जॉब इनरिचमेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आके बात होगी कि व्हाट इज मेंट बाय जॉब इनरिचमेंट। तो देखिए, अब यहाँ तक बात चली गई, मैं जरा आपके कमेंट्स में देखता हूँ क्या आपको ये बात समझ आ गई है। जी प्लीज, आई एम वाचिंग इन योर कमेंट्स। यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक हो गया। सो तो ये बात हमें समझ आ गई कि जॉब इनरिचमेंट का मतलब ये है कि जो ऊपर की जॉब के फीचर हैं वो नीचे वाली जॉब में ऐड कर दिए जाए। तो ये पहला मशवरा उसका। लेकिन इस मशवरे पे एक बात याद रखनी है, ये मशवरा उन्होंने हमें दिया है कि ये लॉन्ग रन में काम करेगा। इट्स नॉट वर्क फॉर शॉर्ट रन, इट्स वर्क फॉर लॉन्ग रन, यानी कि काफी लंबे अरसे तक इसका मजा, इसका प्लेयर, इसकी अकम्पलिशमेंट की सेंस, यानी वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उसके अंदर आती रही एम्प्लॉय के कि मुझे इस काबिल समझा गया है, मुझे ये काम दिया गया है। तो ये उसके अंदर रहेगा, लिहाजा जॉब इनरिचमेंट फर्स्ट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा मशवरा उनका क्या था, याद आया? दूसरा मशवरा क्या था? पहला जॉब इनरिचमेंट था, दूसरा क्या था? जॉब इनलार्ज। जॉब इनलार्जमेंट का मशवरा भी उन्होंने दिया था। अब सवाल ये है कि ये जॉब इनलार्जमेंट क्या चीज है? जॉब इनलार्जमेंट क्या चीज है, इसकी तरफ चलते हैं। देखिए, जॉब इनलार्जमेंट हम ये कहते हैं कि जो आपकी पैरेलल जॉब है उसके फीचर आपकी जॉब में ऐड कर दिए जाए। वो कैसे? देखिए, इसके लिए मैं फिर बोर्ड का थोड़ा सा सहारा लेता हूं ताकि मैं आपको ये बात क्लियरली समझा सकूं।
देखिए, आप जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से डायग्राम बनती है ना, ये एक्सिस क्या कहलाते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकल एक्सिस। लिहाजा जब ऊपर वाली जॉब के फीचर नीचे वाली जॉब पे आए तो आपने इसे वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब। लेकिन अगर आपके पैरेलल वाली जो जॉब है उसका फीचर आपकी जॉब में डाल दी तो हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ जॉब कहते हैं। अब आपके सामने जो बात आ सकती है वो ये आ सकती है कि जो हॉरिजॉन्टल जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने इस जॉब में क्यों डाले, इससे तो इसका काम बढ़ जाएगा। फिलहाल हम काम बढ़ने की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम ये कहते हैं कि इससे टास्क वैरायटी बढ़ेगी, यानी आपके पास जो काम है वो कई वैरायटीज का आएगा, जिससे एक ही तरह का काम कर करके आप जो बोर हो जाते हैं वो नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपकी एक्टिविटी जो सिर्फ छोटी सी एक्टिविटी होने की वजह से मीनिंगलेस हो गई। जैसे फर्स्ट कीजिए, आप एक हार्ट के पेसमेकर को फिक्स कर रहे थे, आपको सिर्फ ये पता है कि आप चंद स्क्रूज कस रहे हैं, स्क्रूज टाइट कर रहे हैं, जबकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे थे। अगर पैरेलल जॉब में कुछ फीचर ऐड हो जाए तो आपकी ये जॉब एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट हो जाएगी। इसका इफेक्ट कैसे आएगा, हम इसको एक मिसाल के साथ आपको समझा सकते हैं। देखिए, वो मिसाल ये है कि फर्ज कीजिए कि मैं बहुत छोटा था तो हमारे स्कूल में एक बार गोल्डन साहब ने आना था, तो प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाहर हमें कुछ गमले रखने की जरूरत पड़ी। तो हमने तय ये किया, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, कि हमें 12 बड़े गमले चाहिए या फ्लावर स्पॉट चाहिए। तो हमने, हमारे पास 4 माली थे, एक से मैंने कहा कि तुम ऐसा करोगे कि फ्लावर पॉट्स लाओगे, दूसरे से ये कहा कि तुम नर्सरी से प्लांट्स लेके आओगे, तीसरे से कहा कि आप इसमें सैंड और जो है खाद डालोगे, और पानी की जिम्मेदारी चौथे की लगा दी। बड़ी जल्दी ऐसा हुआ कि गमलों में फूल उगने शुरू हो गए। तो मैंने पहले वाले को बुलाया कि यार ये बड़ा कमाल किया आपने, तो उसने कहा मैंने तो कोई कमाल नहीं किया, मैं तो सिर्फ गमले लेके आया था। दूसरे से कहा कि भाई तुमने बड़ा कमाल किया है, तुमने प्लांट्स अच्छे लाए थे, उसने कहा आपने पैसे दिए, मैं नर्सरी से उठा के ले आया। तीसरे से कहा, उसने कहा जी मैं तो वैसे ही मेरा काम ही मिट्टी डालना है, तो बल्कि मेरा तो मुहावरे मिट्टी पाओ है, तो मैंने मिट्टी डाल दी, मेरा क्या काम है। और चौथे से कहा, उसने कहा जी मेरा क्या कमाल है, तो पाइप चल रहा था पानी दे देता था। किसी को भी सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल नहीं। मुझे ये समझ आई कि हमने चूंकि पार्शियल टास्क किया, इसके मुतमिन कोई भी नहीं हो सका। हमने तजर्बे को रिपीट किया, तजर्बा इस तरह रिपीट किया कि 3-3 गमले हर माली को दे दिए कि तुम्हें जो है वो इनके अंदर फ्लावर पॉट भी लाने हैं, मिट्टी भी डालनी है, प्लांट्स भी लाने हैं, ठीक है जी, मिट्टी भी डालनी है और पानी भी देना है, और चारों काम हर माली को करने हैं, लेकिन गमले 12 की बजाय 3-3 कर। तो एक दिन हम क्या देखते हैं कि वो माली बड़े खुश हैं, गपशप कर रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो उनसे पूछा भी अब क्या हुआ, वो कहते हैं वो जो गमला आपने कहा था ना उसके ऊपर फूल उगा है। भाई अब क्यों फर्क पड़ गया? वजह ये है कि पहले उनके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं थी। तो फर्क ये पड़ा कि पहले सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं थी। जब फूल लगा गमले पे तो उन्हें ये लगा कि शायद प्लांट लाने वाले का कमाल है, पानी देने वाले का है, या शायद खाद देने वाले का है। लेकिन अब तो सारा काम ही हर माली ने हर गमले का अपने हाथ से किया है। तो अब जो फूल उगा है उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा हुई है कि ये काम जो हुआ है ये मेरी मेहनत का नतीजा है, जो काम हुआ है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। लिहाजा उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा हुई है, जिसकी वजह से वो इस कदर खुश नजर आ रहे हैं। यही एक मिसाल है। और इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि हम गर्मियों में कितना ज्यादा नींबू इस्तेमाल करते हैं, रमजान में वैसे,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा भाई कह रहा होता है यार आज जायका मुख्तलिफ नहीं है स्कंजीबीन का, ये शरबत का। आप पूछेंगे अच्छा वो क्यों? ये जो नींबू डाला है ना, ये मेरे गमले से उतारा गया, यानी ये मेरी मेहनत कर दी जाए। वैसे कई किलो पी जाते हैं, लेकिन आज जरा डिफरेंट फील कर, क्योंकि उसने खुद ये काम किया। ये वजह है कि हम काम को पार्शली जब लोगों में तकसीम करते हैं तो उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ अचीव किया है। लेकिन जब हम उनको कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी देते हैं और सारी की सारी एक्टिविटी एक आदमी करता है, तो काम की कंप्लीशन का जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो उसके अंदर पैदा होता है। इसलिए कंप्लीशन का जो मामला है उसकी वजह से उसे लगता है कि ये जो काम हुआ है इसमें सारी की सारी मेरी मेहनत है, इसलिए उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट ज्यादा होता है। और वो जो आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि शायद काम बढ़ जाएगा, नहीं, काम का वॉल्यूम कम कर देंगे लेकिन टास्क वैरायटी ज्यादा कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने इस बात को समझा, तो यहाँ पर अगर इसी चीज को उठा के हम अपनी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये लेडी हैं, ये कॉल अटेंड भी करती हैं, इसके साथ साथ ये इंटरेक्ट भी करती हैं क्लाइंट के साथ, इसके बाद ये आउटबाउंड कॉल्स को भी डील करती हैं। तो इन्हें ये एहसास होगा कि ये सारे का सारा काम इन्होंने किया है, ये डेस्क, ये ऑफिस, ये काम जो है, ये सारे का सारा इनकी वजह से चल रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जरा गौर कीजिए, रोजाना एक ही काम करना हो आपने, रोजाना एक ही रूटीन फॉलो करनी हो आपने, तो अगर आप एक ही रूटीन फॉलो करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ काम करेंगे तो आपकी वो जो मोनोटनी है वो खत्म होती जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ काम करने से प्लेयर भी ज्यादा मिलता है, लेकिन एक ही काम के सारे एस्पेक्ट कवर करने से सेंस ऑफ अचीवमेंट बंदे में ज्यादा पैदा होती है। तो ये जो खातून है इन्हें फील होगा कि दिस ऑल वर्क डन बाय हर, तो उन्हें ये महसूस होगा कि ये काम उन्होंने किया है। तो ये इसका एक फायदा है। लेकिन इसके अंदर यहां तक समझ आ गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां तक आपको समझ आया है। आपके कमेंट्स में देखते हैं, कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं। यस बेटा, वही बात आपने की कि बर्डन ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। मैंने आपके सामने अभी आपको साबित करके दिखाया कि 12 गमले थे, हमने 3-3 कर दिए, यानी काम का वॉल्यूम कम कर दिया लेकिन टास्क वैरायटी ज्यादा दे दी। ठीक है ना? तो ये तो हमने भी साबित किया है कि 12 थे ना फ्लोर पार्ट्स, हमने कितने कर दिए थे? 3-3, तो वो तो हमने कम कर दिए थे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं समझ आ गई, जैसे हारिस कह रहा है, खुशनूद कह रहा है कि इट्स गुड। इसी तरह ओप्पो 7, मुझे उनका नाम नहीं आता, उन्होंने ओप्पो 7 रखा हुआ है, ओप्पो 37 भी कह रहे हैं। इस तरह फजीउल्लाह साहब हैं, बिशारत साहब हैं, मुस्तफ़ा है, ठीक है जी, अर्श राशिद है, ठीक है जी। तो ये मुजम्मिल हैं, ये सब कह रहे हैं कि समझ आ गई, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी जरूरी है और वो ये है कि जो आखिरी फिक्रा है बड़ा अहम है। While scientific management school is in the sport of micro division of specialization, तो ऑफ लेबर मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन, जो साइंटिफिक स्कूल है वो इसको नहीं मानता। ये बेसिकली हैसबर्ग साहब कहते हैं कि टास्क वैरायटी होनी चाहिए, साइंटिफिक स्कूल कहता है कि नहीं, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और फिर ना सिर्फ स्पेशलाइजेशन एक एरिया में होना चाहिए, उसके माइन्यूट पार्ट के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे किसी जमाने में चेस्ट स्पेशलिस्ट था, फिर हार्ट अलग कर दिया, पल्मोनोलॉजिस्ट अलग कर दिया। इसी तरह वो कहते हैं कि नीचे से नीचे स्पेशलाइजेशन अलग होना चाहिए। तो साइंटिफिक स्कूल आज भी यही कहता है कि माइक्रो लेवल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन हैसबर्ग साहब कहते हैं कि जब आप इस तरह का स्पेशलाइज कराओगे तो एक ही काम करने से लोग बोर हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इन्हें आप डाइवर्सिफाइड थोड़ा सा काम कराएं, या अपने काम के ही डिफरेंट टास्क के अंदर इन्हें इस्तेमाल करें, तो आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट जिसको हमने जॉब इनलार्जमेंट कहा था। अब हमारी दो चीजें मुकम्मल हो गई सजेशंस में से, एक मुकम्मल हो गई जॉब इनरिचमेंट और एक मुकम्मल हो गई जॉब इनलार्जमेंट। अब हम बात कर लेते हैं आगे जो इशू है जिसको हम लेकर चल रहे थे, कि तीसरा जो सजेशन है वो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में ये है कि आपने कभी गौर किया हो कि हमारी अमली जिंदगी में क्या होता है कि हम एक जॉब पे जाते हैं और एक स्पेशलिस्ट स्किल सीखते हैं। जैसे मैं फर्ज कर लीजिए अकाउंटेंट हूँ,
तो मैंने अकाउंटेंसी सीख ली। लेकिन हैसबर्ग साहब कहते हैं आप अकाउंटेंट ही रहें, लेकिन अपनी फील्ड के जो डिफरेंट जॉब्स हैं उन पे मूव करें। इसे वो जॉब रोटेशन कहते हैं। इस जॉब रोटेशन से वो कहते हैं कि आपकी फील्ड के जितने हिडन एस्पेक्ट्स हैं वो आप पे खुलेंगे, और आपका डेस्क चेंज होगा, आपका ऑफिस चेंज होगा, तो आपको मुख्तलिफ फील होगा, आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। मिसाल मिसाल ये है कि मैं अकाउंटेंट हूं, मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मुझे कुछ अरसे के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। सेल्स के बाद मुझे स्टोर कीपिंग के डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, और उसके बाद मुझे पेटी कैश दे दिया गया। इस तरह मैं रहा तो अकाउंटेंट ही, लेकिन अकाउंटेंसी के सारे एस्पेक्ट जो डिफरेंट थे वो बारी 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 मुझे एक्सप्लोर करा दिए गए। इससे किसी जगह ऐसा पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या था या क्या है। अच्छा, इसमें हरगिज ये बात नहीं है कि हम किसी पायलट को कहेंगे कि आज तुम डॉक्टर की जगह काम करोगे। हम ये हरगिज ये नहीं कह रहे कि एक डॉक्टर को कहेंगे कि तुम आज इंजीनियरिंग का काम करोगे, या इंजीनियर से कहेंगे चलो जनाब आज आप आर्थोपेडिक सर्जन है आज के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी फील्ड के अंदर, उसी फील्ड के अंदर, जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ, परचेज में काम कर रहा हूँ तो सेल में भी कर सकता हूँ, सेल में हूं तो परचेज में भी कर सकता हूँ। तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसे मूव करेंगे। इस तरह से उसे जो है अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक मुख्तलिफ चीजों के साथ वाबस्तगी होगी, उसका डेस्क चेंज होगा, इससे उसकी सोच में तब्दीली आएगी। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपके सामने प्लेस की है। मैंने आपके सामने एक पिक्चर प्लेस की है जहां जॉब रोटेशन है। एक लेडी है जो नर्स है, एक लेडी है जो नर्स है, तो उन्हें मुख्तलिफ पोस्ट पे भेजा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्हें मैटरनिटी वार्ड में भेजा जाता है, वहां से उन्हें बच्चों की पेडियाट्रिशियन की, बच्चों की जो केयर है वो पता चलती है, बच्चा बच्चा की। फिर वहां से वो मूव की जाती है पेडियाट्रिक्स वार्ड में जाती हैं, वहां उन्हें बच्चों के हवाले से पता चलता है। फिर वो बुजुर्गों की वार्ड में जाती हैं। इस तरह उन्हें अपनी ही नर्सिंग की फील्ड में मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है। तो इससे उनका जो काम है उसके अंदर उनकी जो समझ बूझ है उसमें उनको काफी इजाफा फील होता है, यानी काफी बेहतरी फील होती है। अब इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है, जैसे मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं तो यहां तक आपको समझ आई होगी। लेकिन आम जिंदगी की आसान मिसाल ये है कि आप अपने घर के कर्टन चेंज करते हैं, आप अपने घर का पेंट चेंज करते हैं, फर्नीचर की सेटिंग चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही जैसे सेटअप में रहना या एक ही जैसे सेटिंग में रहना कोई भी पसंद नहीं करता। एक ही डेस्क हो, उस पर आप 18 साल से काम कर रहे हैं, राइट हैंड पे आपके जावेद साहब बैठते हैं, लेफ्ट हैंड पे आपके मिस सोनिया बैठती हैं, और वही एक ही सेटअप है, तो आप भी तंग आ जाएंगे। तो देखिए, हम आम जिंदगी में जैसे पेंट बदलते हैं, फर्नीचर की सेटिंग बदलते हैं, इसी तरह जॉब ऑफिस में आपका जो टास्क है उसमें मामूली रद्दोबदल कर देने से आपको काफी फर्क फील होता है। और बाज लोग तो सिर्फ पेंट और पर्दे नहीं बदलते, वो तो इस हद तक जिंदगी में चेंज पसंद करते हैं कि वो अपनी गाड़ी तक बदल देते हैं। क्यों? कि गाड़ी जो है वही स्टेयरिंग, वही सीट, वही डैशबोर्ड, तो वो क्या करते हैं कि वो इसमें भी चेंज ले आते हैं कि थोड़े अरसे बाद पहले होंडा थी अब टोयोटा यूज करते हैं, टोयोटा थी चलो लेक्सस चला के देखते हैं। तो मुख्तलिफ जगह वो चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जिंदगी में चेंज आए। यही चीज हमारे प्रोफेशंस में होती है, ऑफिस में होती है। क्या आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, चले आज परचेज का काम कर रहे हैं, 3-4 माह, 5 माह, 6 माह, 2 साल हो गए, अब जरा उठाएं इन्हें, जरा सेल्स में ले आते हैं ताकि इन्हें सेल्स का एक्सपोजर हो जाए, थोड़ी देर पैटी कैश दे देते हैं। इस तरह अदल बदल करने से आपका इंटरेस्ट अपने काम में ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोमिनेंट होके सामने आ जाता है। तो अब यहां तक हमने बात कर ली। आई होप कि यहां तक आपको समझ आई होगी। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ, ठीक है। फायदा यूसुफ कह रही है मुझे समझ आई है, बाकी बच्चे भी कमेंट्स करें। ठीक हो गया। अली भुट्टा, मोहम्मद उजैर, अब्दुल्ला, हाउ मच टाइम टेक टू जॉब रोटेशन? यस सर, इजेजर और अब्दुल्ला। ठीक हो गई बात बच्चों, ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। अच्छा, द क्वेश्चंस पुट अप बाय अ स्टूडेंट इज दिस कि कितना टाइम लगेगा एक जॉब से दूसरी जॉब पे रोटेट करने में? इट डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।
It differ from field to field. You see, in flying, in PF, Pakistan Air Force, a pilot generally work for a particular learning after 2.5 year या नियर अबाउट जो है उसका जहाज चेंज कर देते हैं, या उसे मॉडर्न जहाज पे मजीद अगले जहाज पे मूव कर देते हैं. तो ये वेरी करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अकाउंटेंट्स अक्सर 6 माह, 1 साल, 2 साल बाद चेंज हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो ये डिफरेंट है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर. तो यहाँ आने तक हमने जो है हेजबर्ग साहब की जो सारी सजेशंस हैं उनको हमने गो थ्रू कर लिया. 3 सजेशन थी. जॉब इनरिचमेंट, जिसका असर देर तक रहता है. जॉब इनलार्जमेंट, पैरेलल जॉब के फीचर ऐड कर दिए जाएं. और जॉब रोटेशन, एक जॉब से दूसरी जॉब पे आपको रोटेट कर दिया जाए. अब यहाँ पे एक सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ. This question is very important for you. I would like to see that how you are going towards that. अच्छा, तो यहाँ पर जो सवाल है आपके सामने वो ये है, एक common motivational technique used by organization to give an employee greater satisfaction in his work. It means giving an employee additional responsibility previously reserved for his manager or other higher ranking positions. उसे कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो पहले उसका सीनियर कर रहा था, तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे? ये जॉब इनलार्जमेंट है, जॉब रोटेशन है, जॉब इनरिचमेंट है? आई एम वाचिंग इन कमेंट्स. बिल्कुल सही, मोस्टली स्टूडेंट ने सी को पिक किया है. सी को पिक इसलिए किया है कि ये काम पहले सीनियर कर रहा था, तो सीनियर का काम जूनियर को मिलेगा, तो ये वर्टिकल एक्सटेंशन होगी, ये जॉब इनरिचमेंट होगी. वेरी गुड. एक सवाल और करते हैं यहाँ पे आपके साथ. अच्छा जी, ये सवाल क्या है? दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे. सलीम इज अ जूनियर एम्प्लॉई who has been performed very well in his job. His senior Abdullah wishes to motivate him and has decided to offer him a greater level of responsibility within the business by involving him in planning. What type of redesign is Abdullah offering to Saleem? क्या उनके सीनियर जो अब्दुल्ला है वो सलीम साहब को क्या ऑफर कर रहे हैं? शाबाश. आई एम अगेन वाचिंग इन योर कमेंट्स. Again watching in your comments. Let me see. Yes, एक ही दफा सी लिख देते यार, इतने सारे सी लिख दिए हैं. गुड. अच्छा जी, ठीक हो गया. तो ये सी क्यों है, उसकी वजह क्या है? मुजम्मिल आप भी गौर करो. सी बेटा इसलिए है कि सीनियर का काम जूनियर को मिल रहा है, तो सीनियर का काम जूनियर को मिलेगा, तो ये जॉब इनरिचमेंट होगी. ठीक हो गई बात? सीनियर का काम जूनियर को दोगे तो ये जॉब इनरिचमेंट होगी. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं. Increasing the scope of a job through extending the range of its job duties and responsibility generally within the same level and preferably generally within the same level. यहाँ पे कौन सी ऑप्शन लेंगे कि जॉब को बेहतर करने के लिए जो है वो सेम लेवल का? तो बिल्कुल सही, मोस्टली बच्चों ने ये पिक किया है. जब सेम लेवल की होंगी तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ जॉब होगी. तो दिस इज ए, जॉब इनलार्जमेंट. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडिंग देम टू एग्जिस्टिंग जॉब. फिर अगेन बात क्या कह रहा है? सेम लेवल. जब सेम लेवल आ गया तो यहां से बात थोड़ी सी कंफर्म हो जाती है. क्या ऑप्शन ले रहे हैं? मैं जरा आपके कमेंट्स बॉक्स में जा रहा हूं. Yes, mostly students are again right. This is job enlargement. जब सेम लेवल की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे? ये जॉब इनलार्जमेंट है. ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा, जॉब रोटेशन इसलिए नहीं होगी, ठीक है, वो इसलिए नहीं होगी. मुजम्मिल सुनो, जॉब रोटेशन इसलिए नहीं होगी कि उसका डेस्क तो चेंज नहीं हुआ, उसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तो नहीं भेजा गया, सेम लेवल की वेरियस एक्टिविटीज उसको दे दी गई उसी की जगह पर, तो ये जॉब इनलार्जमेंट है. अब हम बात कर लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 5th. Miss Najma used to pack chocolate bars. Miss Najma used to pack chocolate bars
into boxes of 4 dozen, into boxes of 4 dozen. Her job has been redesigned so that she will also applies a promotional sticker with expiry date of which form of job redesign is an example. ये कौन सा redesign है? पहले वो बार्स पैक करती थी, अब उन्हें 2 काम और करने हैं, एक प्रमोशनल स्टिकर लगाना है और एक उन्हें क्या करना है शाबाश, प्रमोशनल स्टिकर के साथ साथ उन्हें एक्सपायरी डेट भी देनी है। तो ये क्या चीज है यहाँ पे आपको शायद जी काफी सारे बच्चे ठीक गए हैं कि दिस इज जॉब enlargement, but I will discuss it again with you. मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जॉब इवैल्यूएशन तो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जॉब एनालिसिस में देखते हैं एचआर के अंदर, ये तो यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला है ही, इसलिए ऑप्शन ए को तो हम पहले ही खैर बात कहते हैं, तो कोई है ही नहीं। दूसरी चीज मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ डी ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन होता है तो ये तो है जॉब रोटेशन, तो फिर तो मिस नजमा को अपना डेस्क छोड़ के किसी और डेस्क पर जाना पड़ता, तो उनका डेस्क चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑफिस नहीं चेंज हुआ, कोई डेस्क नहीं चेंज हुआ, लिहाजा ये भी जो है गलत ऑप्शन कि she haven't moved from one desk to other desk, वो उसी अपने ही डेस्क पे काम कर रही हैं, लिहाजा वो जॉब रोटेशन नहीं हुई। जॉब रोटेशन होती तो ऑफिस चेंज होता या डेस्क चेंज होता। जॉब एनरिचमेंट तब होती कि अगर ये काम पहले कोई सीनियर कर रहा होता और वो उठा के मिस नजमा को दे दिया जाता, लेकिन यहाँ पे जो स्टिकर प्लेस करने का काम है ये तो उनके पैरेलल जॉब करने वाला कोई पर्सन कर रहा था, लिहाजा ये जॉब एनरिचमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये काम स्टिकर लगाने का या एक्सपायरी डेट देने का सीनियर नहीं कर रहा था, कोई पैरेलल जॉब करने वाला ही कर। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रमोशनल स्टिकर एंड एक्सपायरी स्टैम्प प्लेस कर रहा है कोई दूसरा पर्सन जो बिल्कुल उनके पैरेलल काम कर रहा है, जो किसी भी एतबार से सीनियर नहीं है, तो उसका काम इसके जिम्मे लगाया गया है। लिहाजा ये जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, विच इज जॉब एनलार्जमेंट। रिपीट कर देता हूँ, जॉब एनरिचमेंट इसलिए नहीं होगा कि ये काम किसी सीनियर नहीं कर रहा था, इसलिए सी ऑप्शन गलत हुआ, और जॉब रोटेशन इसलिए नहीं कि उनका ऑफिस चेंज नहीं हुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इसको क्यों जॉब एनलार्जमेंट का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गई जी बात। अब यहाँ तक हम सब बच्चों को समझ आई है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में, डू यू अंडरस्टैंड, आई एम वॉचिंग। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फायदा यूसुफ, एवरीबॉडी, यस, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, गॉट इट सर, जज़ाकल्लाह, यस सर मंसूर, बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अभी मैं ये चाहता हूँ कि एक बात और या एक सिचुएशन और आपके सामने रखूं जो इनसे जरा मुख्तलिफ हो, तो वो मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 in front of you. A management approach where employees are shifted between 2 or more assignment or jobs at regular interval. जब वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को रेगुलर इंटरवल के बाद एक जॉब से दूसरी जॉब पे भेजा जाए, इंटरवल ऑफ टाइम, इन ऑर्डर टू एक्सपोज देम ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड, ताकि उन्हें इस फील्ड के सारे रिलेटेड एस्पेक्ट खुलकर सामने आ जाएं, तो फिर आप कौन सी ऑप्शन इसमें से लेंगे? सो आई एम वाचिंग इन योर कमेंट्स। सो दिस इज व्हाट यू कैन से डी। फायजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो दिस इज डी ऑप्शन। व्हाई डी ऑप्शन? बिकॉज आपको बकायदा तौर पे एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाना पड़ रहा है, और ताकि फील्ड के सारे एस्पेक्ट खोलकर आपके सामने रख दिए जाएं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द जॉब रोटेशन। तो यहाँ पे आके हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। यहाँ पर आके हम मोटिवेशन के जो टॉपिक्स हमें जहाँ तक कोर्स में मिले थे उनको हमने वाइंड अप कर दिया, और अब को जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे यूटिलाइज करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीडरशिप।
लीडरशिप के हवाले से आज हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगा, टाइम पहले मेरे पास थोड़ा शॉर्ट है इस वक्त। सबसे पहले मैं लीडरशिप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर इसके हवाले से हम बात करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज जो है हमारे कोर्स में हैं। लीडरशिप की बहुत ज़्यादा थ्योरीज हमारे कोर्स में शामिल की गई हैं। तो is a long list of the theories of leadership over here, but as you know very well, मेरी कोशिश ये है कि अभी मैं थोड़ा सा आहिस्ता चलूं। जहाँ थ्योरीज हैं वहां पर हमें कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जाके समझना पड़ेगा, वरना बच्चे किताबों को रट्टा भी लगा लें, ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस आना है, कुछ लिखने के लिए तो नहीं बनता। इसलिए आपको जो भी करना है वो कॉन्सेप्चुअली करना है। तो मैं इन थ्योरीज को जो है वो कॉन्सेप्चुअली एक एक करके क्लियर कराता जाऊंगा आपको। अच्छा, लेकिन बहरहाल वी हैव टू हैव वाइंड अप इट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें जल्दी इसको वाइंड अप भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें इसको समझ कर आगे चलना है। शुरू में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाए और हमें कॉन्सेप्ट समझ आते जाए, तो बाद में अगर पेस थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन शुरू में ज़रूरत इस बात की है कि कॉन्सेप्ट को जो है मुकम्मल इन डेप्थ में समझा जाए। तो आज हम लीडरशिप का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, लीडरशिप क्या है? कहा जाता है कि लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल और गोल्स। देखिए, लीडरशिप जो है ये कोई अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं है। लीडरशिप अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपनी अच्छी बातों की मदद से दूसरे पर असर छोड़ना है। दूसरे पर असर छोड़ना है, उसे इन्फ्लुएंस करना है, अपने से मुतासिर करना है। लीडरशिप का मतलब यह है कि दूसरे को अपने से मुतासिर करना, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना और अपना असर दूसरे की शख्सियत पर छोड़ देना। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा हमें क्यों सिखाया जा रहा है? क्या हमने कोई पॉलिटिकल लीडर बन जाना है या हमने कोई इलेक्शन लड़ना फ्यूचर में? नहीं, इसमें से कोई भी बात ठीक नहीं है। एक्चुअली लीडरशिप इसलिए एक इंसान को सिखाई जाती है कि वो लोगों पर अथॉरिटी की मदद से हुकूमत ना करे, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ना करे, बल्कि अपने इल्म और अपनी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए लोगों को मुतासिर करे, ताकि लोग उसकी दिल से इज्जत करें। यानी आपका जूनियर आपकी रिस्पेक्ट इसलिए ना करे कि आप उसके सीनियर हैं, वो इसलिए आपकी रिस्पेक्ट ना करे कि आप उसे अथॉरिटी है तो सजा दे सकते हैं, बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट और आपको ओबे इसलिए करे कि आपके पास इल्म ज्यादा है, आपके पास इस फील्ड की समझ ज्यादा है, आपके पास इस फील्ड के बारे में अक्ल और शऊर ज्यादा है। अच्छा, अगर ऐसा कर लिया जाए कि अथॉरिटी की बजाय अपने इन्फ्लुएंस की मदद से या अपने इल्म की मदद से जूनियर्स को अपने बात को मनवाया जाए, तो इसमें फायदा क्या है? फायदा यह है कि देखिए, एक बात तो आप जानते होंगे कि जो सबऑर्डिनेट होता है वो आपके अंडर है 9 to 5। 9 to 5 वो 9 to 5 आपके अंडर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ दें, आप उसको इल्म से मुतासिर कर दें, तो वो 9 to 5 आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि हकीकत ये है कि वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। फॉलोअर क्या रिश्ता होता है? कभी आपने रिवायती तौर पे देखा हो, एक रिश्ता होता है पीर और मरीद के दरमियान। एक रिश्ता होता है पीर साहब और मरीद साहब के दरमियान। तो पीरी और मरीदी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जो एम्प्लॉई है, अगर आप एज अ बॉस उस पर हुकूमत करेंगे, तो वो तो जनाब सुबह 9 बजे आपकी बात सुननी शुरू करेगा और आपकी बात जो है वो मुख्तसरन ये कह लीजिए 5 बजे तक सुनेगा। आप 5:30 6 बजे उससे कुछ काम कहेंगे तो वो कहेगा सर बाकी कल। बॉस होंगे, सीनियर होंगे ऑफिस में, अब मैं अपने घर आ गया हूं, अब मैं आपकी बात नहीं सुनता, मुलाजमत मेरी ऑफिस तक। लेकिन अगर आपका फॉलोअर बन जाता, आप में लीडरशिप स्किल होती, तो आप रात को 2 बजे भी कॉल करते तो वो आपको ओबे करता, वो आपकी बात को सुनता। क्यों? चूंकि आपका रिश्ता बॉस का नहीं है, आपका रिश्ता जो है वो एक जो है वो सीनियर मेंटोर का है, एक सीनियर पीर साहब का है, जिनकी बात को फॉलोअर या जो उसका मरीद है वो टालता नहीं है। ये चीज आपको सिखानी है।
अब सवाल ये है कि आपको ये क्यों सिखानी है जी? वजह ये है भाई, अगर आप जब भी क्वालिफाई कर जाओगे तो आप मिनिमम 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 कहाँ से स्टार्ट करोगे? मिडिल लेवल से तो स्टार्ट करोगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल लेवल है वहां मैनेजर्स आते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कुछ अर्सा मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगे, उसके बाद आप मैनेजर बन जाओगे। तो आपके अंडर इतने लोग होंगे तो भाई उनसे अपनी बात कैसे मनवानी है? हुकूमत बनानी है? नहीं नहीं, हमने आपको ये आर्ट सिखाना है कि अपने इल्म की मदद से, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी और इन्फ्लुएंस की मदद से आपने उन्हें इंस्पायर करना है, और इंस्पायर करके अपनी बात मनानी है, ताकि वो लोग जो हैं वो ये ना समझे कि आप अपनी हुकूमत जमा रहे हैं, वो ये समझे कि आप उन्हें इल्म दे रहे हैं, आप उन्हें शऊर दे रहे हैं, आप उन्हें तजर्बा दे रहे हैं। तो वो फिर आपकी खास रिस्पेक्ट करेंगे। ये है बच्चों आर्ट ऑफ लीडरशिप, ये है आर्ट ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। आप अगर इसे, मैंने इसे बहुत ऑफिशियल इन्वायरमेंट में भी लेके आया हूं कि आपने एज अ मैनेजर बनना है तो अपनी बात उन्हें मनवानी है, लेकिन लीडर्स में इतनी सलाहियत होती है, लीडर्स में ऐसा जेस्चर होता है कि वो दूसरों से अपनी बात को मनवाते हैं, ताकत से नहीं, अपने इंस्पायरेशन से। ये चीज आप में आनी चाहिए। अगर ये आपके अंडर आ गई तो आप जिंदगी में ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होंगे, अपनी जो आपकी सोशल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें भी आप कामयाब होंगे। देखिए बहुत दफा ऐसा होता है जिंदगी में कि आपको इमीडिएटली एक घर छोड़ के दूसरे घर मूव करना होता है, अपने सारे बच्चों को, अपने बहन भाइयों को मनाना होता है कि ये जरूरी है, ये अर्जेंट है। उस वक्त क्या चाहिए? लीडरशिप स्किल चाहिए। बाजुकात ऐसा होता है आप कोई प्लांट रन कर रहे हैं, लेट से आप खडियारा ड्रेन के करीब प्लांट रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है नहीं जी यहाँ तो पोल्यूशन हो रहा है, इसको मूव करें। आपको ऑर्डर मिला हुआ है, आपको इसे विद इन फ्यू डेज मूव करना है, यहाँ से लेकर रायविंड से आगे इसको मूव कर देना है, या इसको सिंध इंडस्ट्रियल स्टेट में लेके जाना है। तो क्या करेंगे आप? आपके पास लीडरशिप स्किल होगी तो आप अपनी बात लोगों को मनवाएंगे। तो जब इनकलाबी फैसले होते हैं, जब इनकलाबी सूरत हाल पैदा होती है, तो वहां लीडरशिप स्किल की अशद जरूरत पड़ती है। अगर ये होगी तो आप करवा सकेंगे। अगर आप वही ऑफिस वाली अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे तो वो तो भाई ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। लिहाजा हमें इंस्पायरेशनल अपील करनी पड़ती है, और ये है वो आर्ट जो आपने सीखना है जिंदगी में। तो इसको हम कहते हैं ये आपकी लीडरशिप स्किल। तो इसीलिए हमने कहा लीडरशिप इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, इंटरपर्सनल शख्सी, ऐसा समाजी इन्फ्लुएंस है। सही तर्जुमा शायद समाजी है, कि लीडरशिप जो है वो समाजी इन्फ्लुएंस है, या तासुर है, या असर है, जो लोगों को गाइड करता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स, कि अपने गोल्स की तरफ बढ़ो, अपने मकासद को हासिल करो। तो ये है बच्चों लीडरशिप। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीडरशिप में हमने क्या कुछ पढ़ना है? लीडरशिप में सबसे पहली थ्योरीज जो है वो ट्रेड थ्योरीज है, हमने इन्हें पढ़ना है। ट्रेड का मतलब खसूसियात होती है। फिर कुछ लीडर्स के स्टाइल हैं, हमें वो स्टाइल सीखने हैं कि लीडर्स के क्या क्या स्टाइल्स हो सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो आ जाएंगी कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज या कॉन्टिजेंसी अप्रोच वहां आ जाएगी जहां पर हालात के मुताबिक लीडर को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ सकता है। और फिर आज का जमाना बच्चों ये है कि लीडर वो है जो तब्दीली ला सके, जो चेंज ला सके, जो एक हालत से ऑर्गेनाइजेशन को पकड़े और बदलते हुए हालात के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाए, लोगों की सोच को बदल के एक हालत से दूसरी हालत में ले जाए। इसको हम लीडर कहते हैं। तो लिहाजा हम वन बाय वन काम करेंगे, ट्रेड थ्योरीज पे काम करेंगे, फिर स्टाइल्स थ्योरी पे काम करेंगे, फिर कॉन्टिजेंसी अप्रोच पे काम करेंगे, और फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे बात करेंगे। अब जहां तक सवाल है सबसे पहला कि ये ट्रेड थ्योरीज क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड थ्योरीज। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इन्हीं 5 से 7 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो देखिए इन 5 या 7 मिनट में हम ये कवर कर सकते हैं कि ट्रेड थ्योरीज क्या होती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्रेड थ्योरीज बनी कैसे। अर्ली स्टडीज एक की गई जिसके अंदर दुनिया के मशहूर लीडर्स के करेक्टरिस्टिक्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। दुनिया के मशहूर लीडर्स के करेक्टरिस्टिक्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके एक हैरानकुन
जो चीज सामने आई वो ये है कि जितने भी लीडर्स दुनिया में इनकलाबी रहे या तब्दीली लाए, उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सिमिलर ट्रेट्स थी। तो वहां से ट्रेड थ्योरीज का आगाज हुआ और हमने देखा कि इन लीडर्स के अंदर बिल्कुल एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल एक जैसी इनमें सोच है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, कुछ मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ पे जब हम ट्रेड थ्योरीज की बात करते हैं तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स सामने लाए गए तो इसमें से बहुत ज्यादा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंसान में पैदा नहीं किए जा सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जो पैदा किए जा सकते हैं ट्रेनिंग से, माहौल से, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पैदा नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ फिजिकल ट्रेट की बात हो रही है, लंबा कद, ये तो अल्लाह की देन है। हाई एनर्जी, बहुत हद तक डीएनए का रोल है। तो यहाँ पे ये इस नतीजे पे पहुंचे, यानी ट्रेड थ्योरीज इस नतीजे पे पहुंची, अगर आप पास कॉपी पेंसिल है तो लिख लीजिए कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर बाय बर्थ लीडर होते हैं, लीडर बनाए नहीं जाते। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो क्या कहेंगे आप? लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर बाय बर्थ लीडर होता है, लीडर बनाया नहीं जा सकता। ये इनका कंक्लूजन है। अभी ठीक या गलत को छोड़ दीजिए, लेकिन किसी हद तक बात उनकी ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये कहते हैं कि ये जो कॉमन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से एक बड़ी लंबी लिस्ट है और स्टीफन पी रॉबिन्स ने एक लंबी लिस्ट दी हुई है, लेकिन चूंकि हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो हमने वो कलेक्ट किए हैं जो बड़े ही नुमाया और प्रोमिनेंट है। इसमें सबसे पहले देखिए फिजिकल ट्रेट्स हैं। फिजिकल ट्रेट ये है कि एक जो लीडर है उसके अंदर हाई एनर्जी लेवल होता है, आम इंसान से उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, इसीलिए तो वो लीड कर रहा होता है, इसीलिए तो एट फ्रंट आता है वो। उसके अंदर ड्राइव ज्यादा होती है, यानी माहौल दूसरे ड्राइव नहीं करता, माहौल को वो हमेशा ड्राइव करता है। वो आगे निकलता है, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करता है और लोगों को बताता है इस तरफ जाना है। तो उसके अंदर एक ड्राइव होती है, यानी इनिशिएटिव लेना, किसी चीज के ऊपर जो है मौकफ पहले इख्तियार करना, ड्राइव, एनर्जी होती है उसके अंदर। तीसरी चीज है उसका अपेयरेंस। सॉरी। देखिए अपेयरेंस की जब आप बात करते हैं तो अपेयरेंस जो है, जरा गौर कीजिएगा, कायदे आजम सो टॉल इन हाइट, जब वो अपना रवायती तौर पे जिस तरह का वो अपने लिबास पहनते हैं, पहन के सामने आते होंगे, जरा गौर कीजिए माउंटबेटन के सामने जब खड़े होते होंगे तो वो कहाँ नेहरू और गांधी को देखता होगा। मैंने तो एक पिक्चर देखी जिसमें नेहरू साहब जो हैं वो जमीन पे बैठे हुए हैं, माउंटबेटन और कायद आजम सोफे पे बैठे हुए। तो अपेयरेंस देखिए कैसा है। लेकिन इसमें कुछ बातें और भी होती हैं, जैसे आप ये कह लो कि अपेयरेंस के अंदर एक और भी बात आ जाती है। बाज़ वक़्त अपेयरेंस जो होता है वो बंदिश भी होती है। इस तरह से होती है कि मेरा दीनी इल्म बहुत ज़्यादा फैक्चुअली तो नहीं ऐसा, लेकिन मुझे ये पता है कि हाइट में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कद में खासे लंबे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खड़े हो जाते थे वो कद में सबसे बड़े लगते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि भाई नजर उनसे हटेगी तो किसी की तरफ देखोगे ना। जब नजर की ही बंदिश हो गई, आपकी नजर ही वहां फिक्स हो गई, दूसरे को देखना ही नहीं, तो जाहिर है उनकी हाइट सबसे ज्यादा लगेगी। तो लीडर में एक ये भी चीज होती है कि वो आल्दो ड्राइव भी ज्यादा रखते हैं, एनर्जी भी ज्यादा रखते हैं, लेकिन अपेयरेंस ऐसा है कि नजर अपनी तरफ लीडर बांध लेता है, दूसरे को देखने का मौका ही नहीं मिलता। चूंकि वही बोल रहा है, वही फिलोसफी बयान कर रहे हैं, वही सब कुछ बता रहे हैं, तो दूसरे को कैसे कोई देखेगा। तो ये एक ट्रेट होती है लीडर के अंदर। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो है उसका पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी लीडर्स में कमाल होते हैं। सबसे पहली चीज जो लीडर में है वो है एडॉप्टेबिलिटी। आप कभी गौर कीजिए, लीडर जो है वो
यहाँ 23 मार्च को हमारे परेड होती है, शेरवानी पहनी हुई है, गर्मी भी हो जाती है, लेकिन लीडर्स आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन द स्टेज. How? They adopt the climate, they adopt the situation, they adopt the circumstances very quickly. वो circumstances को बहुत quickly adopt करते हैं, वो बड़ी जल्दी से माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं. तो इनके अंदर अपने आप को माहौल में एडजस्ट करने की कमाल की ताकत होती है. दूसरी चीज, इनके अंदर एक इंथुसिज्म होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो कहते हैं वो करके दिखा सकते हैं. और जज्बा, इंथुसिज्म क्या है? जज्बा होता है, इसलिए ये लोगों को लीड कर पाते हैं. तो पहली बात, इनमें फिजिकल ट्रेट है, ड्राइव ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, पेरेंट्स दूसरों से अच्छा है. दूसरी बात, इनके पास जो है वो एडॉप्टेबिलिटी है, इंथुसिज्म है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर एतमाद है. और तीसरी चीज जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और वो ये है कि इनके पास कोऑपरेशन है, टैक्ट है, कर्टसी है, ये लोगों के साथ ताउन करते हैं. याद करेंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़ी हो, 1947 महाजरीन आ रहे हैं, खान लियाकत अली खान अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के उन्हें महाजिर कैंप में स्टे दिलवा रहे हैं, महाजरीन को यहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्टल्स में कमरे अरेंज करके दे रहे हैं. कौन? खान लियाकत अली खान अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के जा रहे हैं. तो लीडर्स में कॉपरेशन भी कमाल का होता है. फिर इनके अंदर एक टैक्ट होता है, एक कर्टसी होती है. टैक्ट का मतलब होता है कौन सी बात कहां करने वाली है, कौन सी बात कहां नहीं करने वाली, यहाँ क्या कहना है क्या नहीं कहना. हमारी जात में बड़े झोल है, लीडर की जात में कोई झोल नहीं होता, उसे पता होता है कि यहाँ ये बात हो सकती है, यहाँ ये बात नहीं हो सकती. तीसरी चीज इनके अंदर जो होती है वो होती है कर्टसी. कर्टसी ये है कि यहाँ अल्फाज कौन से इस्तेमाल होंगे. जरा गौर कीजिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कर्टसी की. आपका छोटा भाई कहता है मैं फलां जगह आपने भेजा था, मैं होके आया हूँ लेकिन नहीं गया. आप छोटे भाई कहेंगे ओए झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है. लेकिन अगर बिलफर्ज यही बात आपके फादर आपसे कहें, तो आप उन्हें क्या कहोगे? अब्बा जी आप भूल रहे हैं, अब्बा जी आप गलती कर रहे हैं, शायद आप भूल गए हैं. तो कहाँ, जो वालिद है उनके साथ वही बात कहनी तो पड़ेगी, लेकिन अल्फाज बदल जाएंगे. अब्बा जी हो सकता है किसी जो है वो हिकमत के तहत आपको ये बात कह रहे हो कि हाँ यार मैं हुआ था, लेकिन आप उन्हें कहेंगे आप भूल रहे हैं, लेकिन छोटा भाई कहेगा ओए गलत बयानी कर रहा है. तो ये चीज होती है, लीडर फौरन समझ जाता है कहाँ कौन सी बात करने वाली, कहाँ कौन सी बात नहीं करने वाली. तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी. जल्दी से मुझे कमेंट्स चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? Please, I'm watching in your comments. Yes. So, yes sir. ठीक है. वीवो कह रहे हैं यस सर, तैयब कह रहे हैं यस सर, खुशनूर कह रहे हैं यस सर. यार अपने नाम से एंटर हुआ करो, अच्छा लगता है. अच्छा जी, तो ठीक हो गया बच्चों. तो सब बच्चों को ये बात जो है वो समझ आ गई है. सो थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया आप लोगों का. यहाँ तक लेक्चर सुना आपने, समझने की कोशिश की, मुझे आपने सपोर्ट किया, और साथ ही साथ आप मुझे बैकअप भी करते रहते हैं ये कह के कि सर बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, अप्रिशिएट करते हैं. इससे मोटिवेशन और बढ़ती है मेरी. अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं. आज हमने मोटिवेशन थ्योरीज में से हैसबर्ग की थ्योरी को रिवाइज करते हुए उसके साथ साथ उसकी सजेशंस को, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन को मुकम्मल करके मोटिवेशन को वाइंड अप कर दिया. अभी आज हमने लीडरशिप थ्योरीज की डेफिनेशन पढ़ी, और पहली थ्योरी ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पे जर्नलाइज डिस्कशन कर ली. नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, और नेक्स्ट टारगेट क्या है शाबाश? स्टाइल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. स्टाइल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में हम ब्लैक एंड मोटन और इसके बाद जो है एशरिच स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो इंशाल्लाह ये कल हम कर लेंगे. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ भी आ रही है, आप काम भी कर रहे हैं. न्यू जॉइनर जो है पिछले की फिक्र बेशक कर रहे हैं, जो भी नोट्स मिल गए हैं वो रखें, लेकिन जो न्यू जॉइनर पहले आज का काम किया करो. जो काम इस वक्त हो रहा है उसको पहले किया करें, और जो काम पिछला रह गया है उसे आहिस्ता आहिस्ता करते हैं हमेशा. ये अगर फर्ज कीजिए आप लीडरशिप थ्योरी से ज्वाइन कर देते हो कल, एक मिसाल है, एक बच्चा लीडरशिप थ्योरी से शुरू कर देता है कल,
नो मैटर, कोई मसला नहीं है। वहां से भी मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा कि आपको, मैं समझू जीरो से स्टार्ट लिया है, आज ही स्टार्ट लिया है, तो आपको बात समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने ये करना है कि जो आज का काम है वो पहले करें, बाकी काम जो है उनको आप बाद में करें। तो पहले फर्स्ट काम किया करें, बाकी काम उसके बाद किया करें। तो hope you have understood today's lecture. Thank you very much for joining, all of you. Wish you very good Ramzanul Mubarak and greetings of the day. Thank you very much कि आप लोगों ने इतनी पेशेंस से लेक्चर सुना है। हमने इस टाइम को बेस्ट अवेल करना है, और ये जितना लॉकडाउन के दिन है इसके अंदर अंदर इंशाल्लाह हमने जो है एक लेवल क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह, ये हमारा एम है। तो चलिए, आज लीडरशिप मैंने जगा दी है कि एज अ लीडर आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपने ये काम करना है इंशाल्लाह। सो सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।